हाय, स्वागत है आपका प्रेप विद मनोज में। आज से आपको बता दूं कि आज से मैं एनआईओएस की सीरीज शुरू करने वाला हूँ। एनआईओएस की सीरीज, ठीक है। एनआईओएस ये डीएसएसबी के लिए होगी। इसमें सारी समरीज होगी, जो भी एनआईओएस के जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की समरी कंपाइल करके मैं के हैंड रिटन नोट्स में यही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आज से शुरू हो रहा है। और बाकी एक और आपकी जो एक और क्लासेस चल रही हैं वो स्पेशली सीडीपी, केवल सीडीपी चल रही है, वो सभी एग्जाम को लेकर टारगेटेड है। और ये एनआईओएस है तो ये भी सभी एग्जाम को लेकर टारगेटेड, बट ये स्पेशली एनआईओएस डीएसएसबी के लिए है। डीएसएसबी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो आज से हम शुरू करेंगे और इसके डॉक्यूमेंट्स, सारे का सभी डॉक्यूमेंट्स का कंपाइलेशन आपको मिलेगा यहीं पे, ठीक है। आपको प्रॉब्ली आपको आई होप सो आपको फायदा होगा इस चीज से। तो हम शुरू करेंगे और इसमें आपको बता दूं पहले, एनओएस में अलग अलग ब्लॉक हैं और अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे ब्लॉक 1, जो जो आपका 501 है। 501 का ब्लॉक आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको शुरू करेंगे आज क्या क्या है इसमें, पॉइंट टू पॉइंट। इसमें एक बारी आपको रीड आउट करना है, बाकी कुछ कोई खासा ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है। ओके, पहली ब्लॉक 1 का 501 का पहली यूनिट है, ठीक है। पहली यूनिट है क्या है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। और जो ब्लॉक 1 का 501 का नेम है वो एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, एट अ रेस्ट्रो, ठीक है। तो इसमें जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में आपको पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने बनाया वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें क्या है, उपनयन संस्कार। जो सबसे पहले आपको क्या जाता है कि जो जैसे कोई बच्चा है वो अपनी स्टार्टिंग करता है पढ़ाई की, ठीक है। तो अपने अपने यहाँ सबसे पहले क्या होता है, अपने यहाँ सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट वो एनसी केजी ऐसे करके, ठीक है। जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आंगनवाड़ी भी शुरू किया है। आंगनवाड़ी का जो 5+3 वाले में जो आंगनवाड़ी का होता है 3+2 करके, ठीक है, जिसमें इन 3 में आंगनवाड़ी शुरू होता है, ठीक है। तो ऐसे जो प्राचीन समय में बहुत पहले के टाइम, स्वतंत्रता से पहले का समय सबसे पहले इंडिया में वैदिक काल में सबसे पहले चलता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार तब होता था जब बच्चा अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार होता है। जैसे स्टार्टिंग में उसकी एज जैसी 12 से, तो उसका उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार से ही एजुकेशन उसकी स्टार्ट की जाती थी, ठीक है। और ये दोनों के लिए सेम होता था, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो। ये बॉयज के लिए भी होता है और गर्ल्स के लिए भी होता है, ठीक है। और एक हमारे एनआईओएस में कुछ स्कॉलर थी, जो पुरानी मतलब विदुषी महिलाएं थी बहुत सारी, जो बहुत टैलेंटेड, मतलब बहुत स्कॉलरली, बहुत विद्वान हुई हैं। उनके नाम कभी कभी पूछ लेगा, ठीक है। आपका ये हो जाएगा, गार्गी है, अत्रि है, और ये कौशल्या है, तारा है, द्रौपदी है, ठीक है। आपका अब आपको दूसरा पॉइंट आपका इसमें है कि लोअर एजुकेशन, जो इसमें लोअर एजुकेशन की बात की गई थी, जो लोअर एजुकेशन से लोग क्या क्या सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें लाइफ एक्टिविटी आती है बेसिकली, ठीक है। सोशल एक्टिविटी आ जाएगी, सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा। मोस्टली वो समाज से जो भी चीज़ें करना सीखते हैं, जैसे समाज में रहना सीखते हैं, तो वो उन सब चीज़ों को लोअर लेवल की एजुकेशन कहा जाता था, ठीक है। आज हमारे टाइम में डिवाइडेड है कि मिडिल एजुकेशन, लोअर, हायर, तो अलग अलग, ठीक है। उस टाइम केवल 2 ही टाइप में डिवाइडेड थी, एक हायर एजुकेशन थी, ठीक है। हायर एजुकेशन में बच्चे क्या करते थे, जो मतलब स्कॉलरशिप स्टडी करते थे, उसमें आपकी आपकी ग्रामर हो गई, आपकी ग्रामर हो गई, ठीक है। जो भी जैसे हम हिंदी इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। हिस्ट्री हो गई तो हिस्ट्री है, और मेथोडोलॉजी है, माइथोलॉजी है, और ये मैथमेटिक्स है, वेदास है, और लॉजिक है, पॉलिटी है। मतलब जो भी बड़े बड़े सब्जेक्ट थे उन सबको सिखाया जाता है वो हायर लेवल पे। और लोअर लेवल पे क्या सिखाया जाता है, लाइफ एक्टिविटी बेसिकली, ठीक है, और सोशल एक्टिविटी, और आपका ये सोशल इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती थी आपको, ठीक है। आपको एक चीज और बता दूं, ये जो 3 हमारे में आपने सबने पढ़े होंगे हिस्ट्री में, इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थाश्रम है, और वानप्रस्थ है, और संन्याश्रम है, ये कब से कब तक चलते हैं, और इनमें इनका क्या क्या काम होता है, ठीक है। और ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को छोड़ के हम केवल लर्निंग पे ध्यान देते हैं। हम जैसे क्या क्या सीखते हैं, हम जो भी सीखते हैं वो हमारा ब्रह्मचर्य में आता है, ठीक है। हम बाकी सब चीज़ें छोड़ के हम केवल सबसे पहले हम सीखने पे ध्यान देते हैं, ठीक है, सीखने पे, ठीक है, सीखने पे। और आपका और गृहस्थाश्रम में क्या होता है कि जब बच्चा लगभग 25 का हो जाता है, तो उसने देखा जो सीख चुका है, उसे सीखने से जो भी उसे करना होता था वो करने लगता, ठीक है, सीखे। इसके बाद वो क्या करता है, उसकी शादी करा दी जाती है। तो वो किस में पहुंच जाता था, वो पहुंच जाता था मैरिड लाइफ में, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, अब उसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी, उसके बाली बच्चे जो भी होंगे, ठीक है, वो अपने गृहस्थ जीवन में
प्रवेश कर जाता था। ये लगभग ऐसी होती थी 30 से 25 से ऊपर वाली एज गृहस्थ आश्रम की काउंट करी जाती थी, ठीक है। सॉरी, वानप्रस्थ तीसरा होता था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में होता है जब जब मतलब कोई भी बच्चा है, तो जब कोई आदमी जब वो 45-50 से पहुंच जाता था तो उसके लिए क्या कर दिया जाता, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में ये होता था कि वो सब जो उसने घर और जो चीजें मतलब थी उसके पास, जो कमाई की थी उसने, जो सब वो सारी चीजें क्या था कि वानप्रस्थ में रिटायर्ड लाइफ जीते हैं। जैसे हम लोगों का आज के टाइम किसी जॉब करते हैं तो हम लोगों को जॉब रिटायर कर दी जाती थी 55-54 पे, रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। तो उससे उसी हिसाब से तो उस टाइम रिटायर कर दिया जाता था, ठीक है। रिटायर, बाकी सब चीजें घर घर पैसा सारी चीजें छोड़ के वानप्रस्थ में चला जाना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद उसे क्या करता था, इसके बाद एक और स्टेज होती थी जब बाद में थोड़े दिन बाद रिटायर लाइफ जीने के बाद अपनी फैमिली में मतलब रहता था रिटायर लाइफ में, ठीक है। बाकी इसके बाद उसे बाद में चला जाना पड़ता, एज जब उसकी 60+ अबाउट 60-70 अबाउट हो जाती थी, पहले बहुत टाइम बहुत ज्यादा एज होती थी लोगों के, तो उसमें इंसान चला जाता था अपने संन्याश्रम। संन्याश्रम मतलब जंगलों में जाके आराम से भजन वगैरह करता था, और भजन वगैरह करके मंत्रों का उच्चारण करके आराम से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता था, ठीक है। अब आपको बता दूं आगे का नेक्स्ट पॉइंट है, वेट अ मिनट, ठीक है। अगला पॉइंट है कि डेवलपमेंट इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द लर्निंग ऑफ द सेल्फ रिस्ट्रेन बर इंपॉर्टेंट द एस्पेक्ट्स एंड द एशियंट इन दिस टाइम। मतलब जो पुराने टाइम में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था और सेल्फ स्ट्रेन था, वो मतलब बहुत मेन एस्पेक्ट था मतलब पुरानी एजुकेशन में, ठीक है। आप आपका सेकंड पेज, और जो दूसरे पेज में आपका और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि तर्कशास्त्र जो दर्शन है और कानून साहित्य है, इसको अध्ययन करने में हम क्या करते थे, अपने विवेक, इनका अध्ययन हम क्यों करते थे, एक सबसे मेन चीज है कि इनको अध्ययन क्यों करते थे, इनका करते थे विवेक के लिए, हम निर्णय लेने के लिए, और अन्य पक्ष विकसित हो सके, हमारी हमारी मतलब लॉजिकल स्किल्स विकसित हो सके, इसके लिए हम इन सब सब्जेक्ट का अध्ययन करते थे, ठीक है। और जो शिक्षा समिति शिक्षा स्मृति का यांत्रिक परीक्षण करने के लिए हम वेदों का अध्ययन करते थे। हमारी अपनी मैकेनिकल नॉलेज के लिए हम, ये पॉइंट आता है कि मतलब कि मैकेनिकल नॉलेज को अपने इंक्रीज करने के लिए हम किस चीज़ों का, प्राचीन समय में हम किस चीज़ों का अध्ययन करते थे, तो हम वेदों का अध्ययन करते थे, ठीक है। अगला अगला हमारे में अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है जो मेन पॉइंट है, वो है प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा। जो प्राचीन काल में गुरु आज के टाइम में कैसे डिफर था, कैसे चेंज था, कि क्या उसमें चेंजिंग थे, ठीक है। और पहले लेकिन इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि प्राचीन शिक्षा थी वो कैसी थी, गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल प्रणाली मतलब बोल सकते हैं जहाँ जहाँ बच्चों का आवासीय घर मिलता था, वहीं रहते थे, घर से चले जाते, जब उसका मतलब जब बच्चों का उपनयन संस्कार होता था तो बच्चों को घर से बाहर भेज दिया जाता था, ठीक है, गुरुकुल में, जहाँ गुरु रहता था, गुरु के अंडर में सारी चीजें रहती थी। तो वहाँ एक, तो इसका मतलब ये कहेंगे कि ये गुरुकुल प्रणाली थी जहाँ बच्चों को घर से दूर जाके शिक्षा दी जाती थी, किसी नदी के किनारे और जंगलों में ये गुरुकुल हुआ करते थे, ठीक है। और गुरु का जो आश्रम था वो कैसे स्कूल के, आज के कैसे स्कूल की तरह था, बोर्डिंग स्कूल से, मतलब आज के बोर्डिंग स्कूल में भी बच्चों को जब एडमिशन दे दिया जाता है तो बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं खाते थे और वहीं सब सीखते थे, ठीक है। और गुरुकुल की शिक्षा थी वो कैसी थी, निःशुल्क थी, कोई मतलब कोई कोई शिक्षा का कोई मूल्य नहीं था, कोई मतलब पैसा नहीं लिया जाता था उनसे, ठीक है, वहीं रहते थे, वहीं सीखते थे, ठीक है। पर लेकिन निःशुल्क के साथ साथ उन्हें क्या करता था, उन्हें बोला जाता था कि वो मतलब कि जो जो खाने के लिए भिक्षा मांग के लाए, ठीक है। और जो गुरुकुल चलाए जाते थे वो बड़े बड़े लोगों के द्वारा मतलब दान दिया जाता था, जैसे राजाओं के द्वारा दान दे दिया जाता, और जो मतलब जो अमीर वर्ग के लोग थे, ठीक है, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, वो लोग दान दे देते थे मतलब उन गुरुकुलों को चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो कुछ खाने पीने का था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते थे उपनयन संस्कार होने के बाद, वो सब भिक्षा, उनसे उनसे कहा जाता था कि अपने गांव में, पास के गांव में जाके भिक्षा लेके आओ, ठीक है। तो भिक्षा लेके आके जो इकट्ठा होता था उसी से खाना वगैरह जो भी चलता था, ठीक है। विद्यादान, विद्यादान वो पुराने समय में कहा जाता था कि विद्यादान जो है वो सर्वोत्तम दान है, सर्वोत्तम दान है, सब मतलब जो सबसे मेन है, बाकी सब चीजें दान कर लो लेकिन विद्यादान हमारा सब सर्वोत्तम दान माना जाता है। इसीलिए जो योग्य होता है था उसे क्या करता था, गुरुकुल में जो पंडित वर्ग के लोग थे, जो गुरुकुल खोलने की अनुमति दी जाती थी, वो गुरुकुल में पढ़ा सकते थे, ठीक है। प्राचीन समय में हमारे गुरु, आज के गुरु से, आज के गुरु की वो अवधारणा क्या है, ठीक है, अवधारणा है लाइफ लॉन्ग लर्नर, ठीक है। आज की अवधारणा है कि लंबे समय तक सीखता रहे। जैसे आप, एक बच्चा है जो एक एक हमारे स्टूडेंट है, वो अपने टाइम में स्टूडेंट भी रहा होगा, एक टीचर है वो अपने टाइम में स्टूडेंट भी रहा होगा, और धीरे धीरे वो सीखता सीखता तो उसकी जिंदगी भर कह सकते हैं कि उसकी लाइफ टाइम लर्निंग चलती थी, ठीक है, ठीक है। गाइड साइड नो नो सेज ऑन स्टेज समझा जाता था, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, गाइड नो
अर्थात वह एक साथी के समान, मतलब एक मार्गदर्शक है, मतलब वो गाइड करेगा हमें एक एज ए मतलब हमारे साथी, हमारे फ्रेंड की तरह, ना कि किसी मंच पर प्रज्वलित महात्मा। आज के समय में जो कहा जाता है कि वो हमारे हमें गाइड करेगा, हमारा एक फैसिलिटेटर होगा। एनसीएफ में कहा भी गया है कि हमारा शिक्षक एक फैसिलिटेटर होगा, ठीक है, ना कि वो किसी मतलब किसी हेड की तरह होगा। ठीक है, तो इसे कहा जा सकता है कि हमारा एक मतलब जो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे एनआईओएस में कहा भी गया है कि हमारा गुरु एक हमारा एक फैसिलिटेटर होगा, हमें हेल्प करेगा चीजें हमारी सीखने में। ठीक है, ओके। अब एक चीज और है, 3R का कॉन्सेप्ट क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आता भी है कि 3R का कॉन्सेप्ट क्या होता है। 3R का कॉन्सेप्ट होता है कि रीडिंग, सबसे पहले रीडिंग, राइटिंग, ये राइटिंग है आर, ठीक है, लिखा राइटिंग में ऐसे जाता है, सॉरी माफी चाहूंगा, ये थोड़ा नया है मेरे लिए। ठीक है, अब सही हो गया। ठीक है, तो राइटिंग के लिए हम लिखेंगे कैसे, पहले लिखते ऐसे हमारी राइटिंग, लेकिन 3R का मतलब ये होगा कि आर ये और आर ये और आर ये। ठीक है, तो पहले आर में क्या हो जाएगा, राइट रीडिंग, ठीक है, हम रीडिंग, और दूसरे में हो जाएगा राइटिंग, RITING, ठीक है, राइटिंग, चलिए एच नहीं होगा, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा अर्थमेटिक, AARIT, इसमें ए साइलेंट रहता है। ठीक है, तो ये 3R का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। 3R का मतलब आपको दे दिया जाएगा 3R में से कौन सा आर नहीं है, तो आपको डिवाइड आपको हटाना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसे। अब हम देखेंगे कि गुरु की भूमिका क्या होती है, ये मैं अरेंज कर देता हूँ। अब हमारे गुरु की भूमिका क्या होती है, उनका दायित्व क्या होता है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो कैसी कैसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो पहले पहले होता है एक माता पिता के रूप में, जब बच्चे बाहर, छोटे बच्चे होते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं गुरुकुल में रहने, तो उन्हें एक माता पिता की, उनकी माता पिता का दायित्व होता है, उनके एक अध्यापक जो पढ़ाने का गुरु का, ठीक है, होता है। एक विद्वान का जो गुरु होगा वो सिंपल सी बात है कि विद्वान होगा ही होगा, क्योंकि उसे अपने सब्जेक्ट की जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक वो पढ़ाएगा कैसे। ठीक है, धर्म प्रचारक हो सकता है, जो धर्म पहले धर्म को बहुत बहुत जरूरी माना जाता है। अलग अलग धर्मों में अपने अपने धर्म की प्रचार प्रचार करते थे। जैसे हिंदू धर्म में हिंदू के बारे में हिंदू के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन और मुस्लिम के लोग में मुस्लिम कुरान पढ़ाया जाता है, तो वैसे ही। ठीक है, अपने हिंदू में वेदों का ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, मित्र है, दार्शनिक की हो जाएगी एक, और एक पथ प्रदर्शक की। पथ प्रदर्शक वही फैसिलिटेटर है गाइडेंस की। ठीक है, आपको, और आपको एक नया पॉइंट है, इसमें भी क्वेश्चन आता है कि उपनिषद का अर्थ क्या है। उपनिषद का अर्थ, उपनिषद के अलग अलग अर्थ हैं, तो एक बेसिकली जो मेन अर्थ है वो है कि निकट बैठना, मतलब गुरु के निकट बैठना, गुरु के निकट बैठना, के निकट बैठना। आपको चीज है कि अध्येता, जो मतलब जो भी स्टूडेंट है वो अध्यापक के चरणों में बैठकर, जैसे अगर गुरु की टेबल यहाँ पे लगी है तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि गुरु के पास बैठना, तो इसी को बोल सकते हैं उपनिषद। ठीक है, आपको, और लेकिन एक अलग एक साइंटिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका मानना है कि, एक सोशोलॉजिस्ट है, उनका नाम है कि मनियर मनियर विलियम ने क्या कहा है, मलियन विलियम ने मलियन सॉरी मनियर विलियम ने, जो एक अपना जो डिक्शनरी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित और उद्धृत कर अंधकार से दूर भगा देना ही उपनिषद है। मतलब जैसे जो भी बच्चे के अंदर नॉलेज दे देना, कहने का बेसिकली बहुत सिंपल सा अर्थ है कि बेसिकली जो भी उसकी जो भी उसे नॉलेज है, नॉलेज देना, उसे क्या होता है कि उपनिषद का अर्थ होता है परमात्मा के ज्ञान को। और हमारे जो, लेकिन हमारा जो पुराना एक एक वेद है, अ, उसमें क्या कहा गया, उपवेद है, उसमें क्या कहा गया, उपनिषद है, उसमें कंठो उपनिषद और बृहण्या और बृहद्यारण, सॉरी बृहदारण्यक उपनिषद में शंकराचार्य ने, जो आदिगुरु शंकराचार्य हुए हैं, जो बहुत बड़े मतलब विद्वान हुए हैं, उनका क्या कहना है कि, उपनिषद की विषय वस्तु आत्मविद्या है, अर्थात आत्मज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो हमारे अंदर का जो आत्मज्ञान, हमें अपनी आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान ही क्या है, उपनिषद है। ठीक है, आपको, और अध्यापन है, अध्यापन पुराने समय में अध्यापन कैसे होता था, अध्यापन कैसे करा जाता था। आज के टाइम तो हमें क्या होता है कि डिजिटली पढ़ा दिया जाता है और अलग अलग, ठीक है, लेकिन पुराने टाइम क्या था कि जब गुरु यहाँ से बोलता था तो स्टूडेंट यहाँ पे बैठ के सारे सुनते थे। तो मतलब कैसा हो गया उनका मौखिक संवाद, गुरु ने यहाँ से बोल दिया और बच्चे यहाँ से याद कर लेते थे, ऐसे ही बोल के ही। ठीक है, तो उनके बीच कौन सा संवाद होता था, मौखिक संवाद होता था।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पुराने टाइम में जो मूल्यांकन कैसा होता था, पुराने टाइम में मूल्यांकन होता था जो आज के टाइम जो चल रहा है कि सतत और मूल्यांकन। जैसे गुरु अगर 7वीं क्लास ले रहा है तो गुरु क्या करता था कि बीच बीच में पहले किसी मंत्र को उच्चारण किया, मंत्र को याद कराया, बाद में क्या होता था कि वो स्टूडेंट से जब 2-3 बार उसका रिपीटेशन करा के, ठीक है, बाद में बच्चों से पूछ लेता था कि अच्छा इस मंत्र का उच्चारण बताओ, कि उच्चारण करके बताओ। तो ये क्या हो गया कि धीरे धीरे वो क्या करता था, सतत उसका मतलब पढ़ाई के साथ चलता था। ऐसा नहीं था कि एक भाई कि पूरे साल उसने पढ़ाई की और फाइनल में जाके उसका एग्जाम हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। फाइनल में एक परीक्षा होती थी बट वो ये डिसाइड नहीं करती थी, उसका मूल्यांकन नहीं करती थी, लेकिन सतत और व्यापक मूल्यांकन था पुराने टाइम में, ठीक है। और गुरु और जो जैसे जो सतत मूल्यांकन था इसे संचालित कौन करता था, गुरु संचालित करता। पर आज के डेट में क्या होता है कि पूरे साल हमने पढ़ाई करी और लास्ट में हमारा एग्जाम कौन बना रहा है, कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो हमारा एग्जाम बना रही है, स्कूल के टीचर्स भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि बोर्ड में एग्जाम में कहीं बाहर से पेपर बन के आते हैं। तो ये मूल्यांकन का पुराना नया तरीका है। लेकिन अभी क्या था, अभी तो फिलहाल जो नई एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ में भी सतत और व्यापक मूल्यांकन को कहा गया है। अब जो क्या होता है कि जब हमने स्टार्टिंग में हमारी स्टार्टिंग यहाँ से पढ़ाई होती थी तो यहाँ पे क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था, उपनयन होता था। लेकिन हमारी जैसे हमने पढ़ाई कर ली 10-12 साल, तो हमारी लास्ट में क्या था, हमें डिग्री मिलती थी और डिग्री के टाइम मतलब डिग्री दी नहीं जाती थी, लेकिन एक परीक्षा होती थी, उसमें कहा जाता है कि अगर परीक्षा की अगर कड़ी को आप पार कर गए तो आप क्या होते हैं कि आप एक विद्वान बन गए हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता था, दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह, ठीक। तो पूछा जा सकता है कि जो पढ़ाई के स्टार्टिंग में पढ़ाई शुरू करने के लिए कौन सा संस्कार होता था, उस समय उपनयन संस्कार होता, लेकिन अंत में क्या होता था, दीक्षांत समारोह होता था, ठीक है। दीक्षांत समारोह में कहा भी, यहाँ पे देखो लिखा भी है कि जो समापन है, शिक्षा का समापन होता है, वो दीक्षांत समारोह से होता था। इस टाइम क्या होता था, जब दीक्षांत समारोह मनाया जाता था उस टाइम क्या करता, गुरु घोषणा करता था कि विद्यार्थी ने स्टम्पलेट जो भी अध्ययन करा है, जो उसने इतने साल अध्ययन किया है, उसकी पूर्ति के पश्चात उपाधि प्राप्त कर ली है। जितनी भी उसने पढ़ाई करी, जैसे बाद चारों वेदों का ज्ञान याद कर, ज्ञान ज्ञान अध्ययन कर लिया, जो भी चीजें थी और बाकी जो भी मतलब ग्रंथ पढ़े हुए हैं उन सबको पढ़ याद कर लिया है, ठीक है। गुरुकुलों में प्रवेश प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होते थे। जो अब के जो गुरुकुल है मतलब उनमें अत्यंत कठिन होता था, गुरु मंत्र पूछ लेते थे, उस हिसाब से मतलब गुरुकुलों में क्या होता है, प्रवेश परीक्षा होती थी। लेकिन पुराने टाइम में जो हमारे कौन कौन से देखा जाता है, जो मिडेवल टाइम में मतलब लोग जैसे वैदिक काल के टाइम कौन कौन से हमारे वो हुए हैं, कौन से हमारे इंस्टीट्यूट उच्च शिक्षा के केंद्र हुए हैं। पहला था अपना तक्षशिला, दूसरा था नालंदा, तीसरा था विक्रमशिला, बल्लवी, नाडिया, कांची, बनारस में मतलब जो एग्जाम होते थे, ये प्रवेश परीक्षाएं होती थी, ये आयोजित की जाती थी। ऐसे यहाँ एडमिशन हर जगह नहीं होते थे, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में इनके लिए क्या करता, आपसे मंत्र पूछ लेंगे, तो इस हिसाब से यहाँ इनमें एडमिशन हुआ जाता था, ठीक है। आपको गुरुकुलों की जो विशेषता थी, पुराने जो गुरुकुल थे उनकी विशेषता क्या थी, शिक्षा व्यक्तिगत आधार पे दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे जैसे गुरु बैठा है तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग शिक्षा, एक मतलब यहाँ पे क्या था, इस बंदे को अलग अलग ऐसे शिक्षा दी जाती। तो ये व्यक्तिगत था, किसी संस्था के रूप में नहीं दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि ठीक है इकट्ठी की बहुत सारे बच्चों को हजारों 1,500 बैठा के, जैसे आज का टाइम में कि ऑनलाइन चला दिया तो मतलब बहुत सारे बच्चे सीख लेते थे। तो पहले था व्यक्तिगत शिक्षा दी जाती थी, अगर एक बंदा जा रहा है तो एक बंदे को शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। अब आपको जैसे हिंदू शिक्षा तो हमारी हो गई किस हिसाब से होती थी, लेकिन अब जो इस्लामिक शिक्षा है, इस्लामिक शिक्षा में क्या होता है कि क्या था, इस्लामिक शिक्षा मस्जिदों में दी जाती थी। मस्जिदों की ही दो कैटेगरी बताई गई थी कि जो एक निम्न स्तर था, निम्न स्तर कहाँ दिया जाता था, और हाई स्तर। हमारे में निम्न स्तर था और उच्च स्तर था। हमारे में निम्न स्तर में क्या करता था कि बहुत समाज की चीजें सिखाई जाती थी, और बड़े लेवल पे हमें हिस्ट्री पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट सिखाए जाते थे। इनमें क्या था कि जो निम्न स्तर की शिक्षा थी वो कहाँ दी जाती थी, वो मकतब एक स्कूल, पुराने टाइम के होते हैं उनको मकतब कहा जाता था, जहाँ हमारी निम्न स्तर की शिक्षा दी जाती। और बड़ी जो हायर लेवल की एजुकेशन दी जाती थी, जिसमें इनके बड़े बड़े कुरान और जो भी ग्रंथ हैं इनके, जो मुस्लिम लोगों के, वो पढ़ाए जाते थे। तो वो मदरसों में पढ़ाए जाते थे, ठीक है। और जो शिक्षा दी जाती थी वो किसके द्वारा दी जाती थी, हमारे यहाँ गुरुओं के द्वारा दी जाती थी। जो पंडित वर्ग के लोग थे, जो विद्वान लोग थे, इनके में जो जो पंडित वर्ग के लोग थे, इनके जो विद्वान लोग थे, उनको कहा जाता था मुल्लाओं और मौलवियों द्वारा। जो मुल्ला और मौलवियों के द्वारा इनकी शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। ओके। और जो चेक एक मिनट, ओके। अब लेकिन अब कुछ हमारी जो एनआईओएस की उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम मतलब समझ लेते थे। वैसे आई होप सो समझ तो सभी की आ जाएगी। इनसे कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी से पूछ लिया जाता है कि ये मतलब डेफिनेशन दे देंगे कि ये किसका, इसका अर्थ क्या है। तो मतलब आपको 4-5 ऑप्शन दे दिया, बेसिकली ज़्यादा टफ नहीं है, तो आपको एक बार समझ लेना चाहिए। जो प्रभावनीय और सकारात्मक, इसको बोलते हैं सकारात्मक रूप में सोचना हमारी जो,
ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा थी, उसकी जो टर्मिनोलॉजीज है, दूसरों को सकारात्मक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये प्रभावनीय और सकारात्मक का अर्थ है। अभिव्यक्तिशील का क्या अर्थ होता है? अभिव्यक्तिशील क्या होता है कि अपने जो विचार हैं वो आदान प्रदान करना है। मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम मेरे से सीखो, तो ऐसी चीजें मतलब ये किस में आ जाएंगी? हमारी अभिव्यक्तिशील। ठीक है। अच्छा श्रोता होता है, अच्छा श्रोता, विश्वसनीय, प्रीतिकर व्यवहार, ये सकारात्मक संबंध और पारंपरिक कार्य संबंध स्थापित करना। ठीक है। सकारात्मक संबंध स्थापित करना अपने आपस में मेल जोल के। ठीक है? व्यक्तिगत संगठित, व्यक्तिगत या वो व्यवस्थित और संगठित, ये भी समझ आ गया होगा। अभिरणात्मक, ये मोटिवेशन हो गया हमारा। रचनात्मक, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन, मतलब अपने आप चीजों को, मतलब अपने आप चीजों को करके सीखना। ठीक है। तो ये होता है। संवेदनशील हो जाएगा, इमोशनली। ठीक है। नम्य क्या होता है? नम्य, ये नया टर्म लगा इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख ली। दूसरों की सहायता और अपनी योजना और दिशाओं को बदलने में सक्षम, दूसरों की सहायता और अपनी दिशाओं को बदलने में सक्षम। जैसे आपने कोई इंसान कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो आपने उसको समझाया, तो वो क्या होता है कि अपने आप को रास्ता अपना चेंज करेगा, तो मतलब नम्य है। ठीक है। सुविज्ञ क्या किसे कहा जाता है? सुविज्ञ जो सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर हो। जैसे कोई जो जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, चीजें खोजते रहते हैं, तो वो मतलब सुविज्ञ होते हैं। ऐसे आपकी शिक्षक की विशेषताएं ज्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब बहुत बेसिकली मैंने समझी कि परिवर्तनशील समाज जो व्यवस्था, मतलब जो विशेषताएं वो कैसी होनी चाहिए, जो परिवर्तनशील समाज के हिसाब से। जैसे पुराने टाइम में हमें केवल ऐसे ही मौखिक समझा दिया था, लेकिन आज का टाइम धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। तो आज जैसे आईटी आ रही है, बहुत सारी कंप्यूटर्स आ रहे हैं, कंप्यूटर से इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन से पढ़ाई हो रही है। तो इन सब चीजों को लेके एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो चीजों को, परिवर्तन को अडॉप्ट कर सके, चीजों को अडॉप्ट कर सके। जैसे पहले उसके पास कंप्यूटर नहीं था, लेकिन आज वो कंप्यूटर से भी पढ़ा सके, तो ऐसा टीचर को होना चाहिए। इतना संयोजित होना, ज्ञान आधारित होना चाहिए, जो समाज के बारे में जैसे नॉलेज हो, तो ये सब होना चाहिए। बेसिकली ज्यादा टफ वाली बात चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये, लेकिन जो आज का जो विकासशील जो समय है, विकासशील जो समाज है, आज का जो मतलब विकसित नहीं है, लेकिन विकास, धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है, उसमें मतलब जो अध्यापक की भूमिकाएं हैं, तो इसमें कहा गया है। इसमें अब आपको एक चीज बता दूं, ऐसे क्वेश्चन डीएसपी में बहुत आते हैं। किसी भी मतलब साइंटिस्ट का नाम देके, जो भी साइकोलॉजिस्ट है उसका नाम देके पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं दी है। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको समझना होगा। जो लारी लॉर्ड्स कर्वसेशन है, इसने मॉडल में इन्होंने अपने अध्यापक की 4 प्रकार की भूमिकाएं निभाई हैं। ठीक है। आपको ये रटना ही पड़ेगा, ये याद करना ही पड़ेगा। नंबर 1, तर्कमूलक बोल सकते हैं। तर्कमूलक ऐसा हो सकता है जो रीजनिंग को लेकर, मतलब जैसे जो चीजों को बहुत कॉन्सेप्चुअल समझाए, बहुत मतलब लॉजिकली चीजें समझाए। अनुकूली बोल सकते हैं, जो मतलब चीजों को अडॉप्ट करे। जैसे पुराने टाइम में मतलब सिंपल ऐसी पढ़ाई कर दी जाती, लेकिन आज लैपटॉप किया जाता, तो ये अनुकूल करने। अन्यून क्रियात्मक हो, विसर्मक हो। ठीक है। तो ये आपको चारों आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है। ऐसे ही नए विश्व में जो नया टाइम आ रहा है, उसमें क्या शिक्षक की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए, ये आपका बेसिक है, सिंपल है। आपको ये कल्चर विकासात्मक पोषक होना चाहिए, विकासक का ये कल्चर जो, ठीक है, नेटवर्कर होना चाहिए। ठीक, परिवर्तन करना है, अधिगम करता सुसाध्य होना चाहिए, बच्चों को मतलब हेल्पर की गाइडेंस के रूप में काम कर सके। टेक्नो पेडोलॉजी होना चाहिए, मतलब जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट होना चाहिए, जो एप्लीकेशन की मदद से, जैसे आज बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके हेल्प से मतलब कंप्यूटर, मतलब जो मैथ है और भी सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। मूल्यांकन करता होना चाहिए, अपने आप स्व मूल्यांकन कर सके, अपना भी मूल्यांकन और साथ में बच्चों का भी मूल्यांकन समय समय पे कर सके। इसीलिए बोल सकते हैं आज के टाइम में कहा जाता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन हो। इसी वजह से क्रियात्मक शोध करता होना चाहिए, व्यवहार और विज्ञानी होना चाहिए। तो ये मतलब बेसिकली ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो आज की, जो पुराने टाइम में, जब स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता काल में कैसी शिक्षा चलती थी। हमने ये तो बहुत वैदिक काल के समय की, ये जो ऊपर पढ़े थे हमने, ये वैदिक काल की समझेंगे। ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है। जो पूर्व स्वतंत्रात्मक, और आपको बता दूं कि जो एनआईओएस की सीरीज है ये कंटिन्यूस चलती रहेगी। आपको ऐसे 20-20, 25-25 मिनट की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद में क्या होगा कि हम जब जैसे ही मतलब जो भी ब्लॉग पूरा हुआ करेगा, उसके बाद नया ब्लॉग शुरू करते हैं। एक साइड में एक वीडियो डाल दिया करेंगे जिसमें आपको PYQs मिलते रहेंगे, जो इससे रिलेटेड जो भी आपके पुराने DSSB में क्वेश्चंस आए हैं वो आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी बनी रहे और आपको समझ में आ जाए। ये ब्लॉग करके आपको इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक वीडियो चला के सामने रख देनी है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।